चलो बच्चों, तो पढ़ते हैं आगे। तो पिछली क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे? पिछली क्लास में हम लोग पढ़े थे स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में। 3 तरीके के स्ट्रेस थे और 3 तरीके के स्ट्रेन थे। आज की क्लास चालू करेंगे बच्चों हम लोग किससे? हुक्स लॉ से। क्या से? हुक्स लॉ से। ठीक है। तो रॉबर्ट हुक साइंटिस्ट थे, तो उन्होंने क्या फाइंड की गई कि अगर आप स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रेस लेते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट में, स्मॉल अमाउंट, छोटा अमाउंट, ठीक है, तो ये पाया गया है कि स्ट्रेस किसी भी प्रकार का हो, लेकिन अगर स्मॉल अमाउंट का स्ट्रेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन के। विद इन अ लिमिट, हमेशा ऐसा नहीं होता, लेकिन एक लिमिट तक हर ऑब्जेक्ट का स्ट्रेस अगर उसमें आप अप्लाई करोगे, एक रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होती है अपन एरिया, उसको क्या बोलते हैं? स्ट्रेस। और कुछ डिफॉर्मेशन होता है, उसको क्या बोलते हैं? स्ट्रेन। तो जो स्ट्रेस होता है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ठीक। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या? स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन विल बी अ कांस्टेंट। लेकिन क्या हमेशा? नहीं, विद इन इलास्टिक लिमिट। जब तक ऑब्जेक्ट इलास्टिक के जैसा बिहेव कर रहा है तब तक, विद इन इलास्टिक लिमिट। ठीक है। स्ट्रेस बाय स्ट्रेन का जो रेशियो होगा वो क्या होगा बच्चों? कांस्टेंट, क्योंकि दोनों आपस में क्या होते हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक। और इस कांस्टेंट को बोला जाता है बच्चों मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक। क्या बोला जाता है? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब गौर करो, ये जो कांस्टेंट का वैल्यू है वो बना है स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन से। मतलब ये मॉडुलस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्ट्रेस के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्ट्रेन के। मतलब अगर एक ऑब्जेक्ट का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बड़ा है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बता, इसके मीनिंग देख रहे हैं कि मीनिंग क्या होगा इसका। अगर एक ऑब्जेक्ट का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बड़ा है, बड़ा वैल्यू आ रहा है, तो इसका यह मतलब होगा उस पे ज्यादा स्ट्रेस लगाने पे स्ट्रेन क्या आता है? कम। और एक ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन में मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कम है, मतलब उसमें कम स्ट्रेस लगाने पे भी स्ट्रेन आ जाता है। मतलब जिसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बड़ा होगा इट इज लेस ससेप्टेबल टू चेंज इन डायमेंशन व्हेन एन एक्सटर्नल फोर्स या डिफॉर्मिंग फोर्स इज अप्लाइड। तो बताओ, एक रबर बैंड का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ज्यादा होगा कि एक आयरन रॉड का? आयरन रॉड का, क्योंकि उसमें स्ट्रेस आप बहुत ज्यादा लगाएंगे तब जाके स्ट्रेन प्रोड्यूस होता है। और रबर बैंड में स्ट्रेस हम अपने हाथ से लगा सकते हैं, स्ट्रेन कितना ज्यादा प्रोड्यूस होता है। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी किसका कम होगा? रबर का। और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी किसका ज्यादा होगा? आयरन का। आ रही बात समझ में? एक आयरन रॉड इज मोर इलास्टिक देन अ रबर बैंड। क्लियर है बात? पक्का? लेकिन हमको दिखता नहीं है तो हमको मजा नहीं आता। ठीक है। इसीलिए बच्चों जैसे ये बीम बनी है, बीम बनी, क्रॉस बीम लगी हुई है, ये हॉल को सपोर्ट कर रही है ना। तो एक क्रॉस बीम लगी हुई है, तो एक जो कंक्रीट होता है ना बच्चों, वो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ तो बहुत झेल लेता है, उसको कंप्रेस करो कुछ नहीं होता, लेकिन टेंसाइल स्ट्रेंथ लगाने पे वो बिखर जाता है, क्योंकि उसकी वो प्रॉपर्टी नहीं है कि टेंसाइल खींचने वाला फोर्स सह सके। अभी लेकिन ये बीम को क्या कर रहे हैं? 2 कॉलम सपोर्ट कर रहे हैं। तो बताओ बच्चों, साइड से सपोर्ट कर रहे हैं तो बीम तो लटकी हुई है, तो बीम टेंशन में होगी कि नहीं होगी? बीम क्या में होगी? टेंशन में। लेकिन कंक्रीट अकेला टेंशन तो संभाल नहीं सकता है, इसीलिए लोहे की छड़ अंदर डालते हैं बच्चों, उसको मजबूती देने के लिए। किस प्रकार की मजबूती? कंक्रीट तो अपने आप में बहुत मजबूत है, टेंसाइल मजबूती। कैसी मजबूती? टेंसाइल, ताकि वो टेंशन वाली फोर्सेस को सह सके। बात समझ में आएगी नहीं? क्लियर है? तो बच्चों मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है? रेशियो ऑफ स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। कब तक? विद इन इलास्टिक लिमिट। जब तक ऑब्जेक्ट इलास्टिक के जैसा बिहेव कर रहा है तब तक स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ये बात समझ में आएगी नहीं है? तो ये हुक्स लॉ का स्टेटमेंट अपन लिख लेते हैं बच्चों, यहां पर साइड में लिख लो। इट स्टेट्स दैट विद इन इलास्टिक लिमिट stress is directly proportional to strain produced in a material. ठीक। विद इन इलास्टिक लिमिट
स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड इन अ मटेरियल। ठीक है, तो बच्चों ये स्ट्रेस और स्ट्रेन और यानी यंग्स मॉडुलस जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, ये जैसे देखो, जैसे हम लोग याद करो वो पढ़ते थे रेजिस्टेंस पढ़ते थे, ओम्स लॉ, तो हम लोग एक डेरिवेशन करते थे कि वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, यानी जितना आप कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेंगे करंट का वैल्यू उतना ही ज्यादा हाई होगा, और प्रोपोर्शनैलिटी साइन उसमें क्या आता था, रेजिस्टेंस। ठीक, तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आता था V/I। लेकिन मेरे को बताओ, क्या वोल्टेज और करंट चेंज करने से रेजिस्टेंस चेंज होता था? वोल्टेज और रेजिस्टेंस, वोल्टेज और करंट पे तो वो इंडिपेंडेंट था। वोल्टेज चेंज होने से करंट चेंज होता है, करंट चेंज होने से वोल्टेज चेंज होता है, रेजिस्टेंस को कोई फर्क पड़ता नहीं है। हालांकि रेजिस्टेंस वायर के ऊपर कंप्लीटली डिपेंड करता है कि वायर कितना लंबा था, वायर कितना मोटा था। ठीक है, ठीक है, वायर का मटेरियल क्या है, उसका नेचर क्या है, टेम्परेचर कितना है, ये सब चीजों पे डिपेंड करता था। सिमिलरली बच्चों, एक मेंबर में अगर आप स्ट्रेस प्रोड्यूस कर रहे हो और उसमें स्ट्रेन डेवलप हो रहा है, तो यंग्स मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू चेंज नहीं होगी, क्योंकि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एक कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट। कब तक? लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी तक। ठीक है, तो इसको हम लोग कंपैरिजन ड्रॉ कर सकते हैं बच्चों सिंपली किससे? ओम्स लॉ से। ओम्स लॉ में VVI का कर्व स्ट्रेट लाइन बनता था, इसमें भी स्ट्रेस स्ट्रेन का कर्व कैसे बनेगा? स्ट्रेट लाइन। कब तक? इलास्टिक लिमिट तक। वहां भी जब तक रेजिस्टेंस कांस्टेंट है तब तक ऐसा बनता था, फिर टेम्परेचर अगर चेंज हो जा रहा है या वायर एलोंगेट हो जा रहा है या कुछ अलग चीजें हो जा रही हैं, तो उसके बाद ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं रहता था। यहां भी स्ट्रेट लाइन नहीं रहेगा। आ रही बात समझ में? ठीक, तो लिखिए बच्चों, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी डिपेंड्स ऑन, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी डिपेंड्स ऑन, पहली चीज, नेचर ऑफ मटेरियल। ठीक, स्टील का अलग, एल्यूमिनियम का अलग, आयरन का अलग, गोल्ड का अलग, सिल्वर का अलग, अलग अलग सब्सटेंस, अलग अलग मटेरियल का मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्या होगा, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होगा? अलग अलग। ठीक है, दूसरा टेम्परेचर। ठीक, दूसरा किस पे डिपेंड करता है बच्चों? टेम्परेचर। टेम्परेचर के साथ क्या होता है बच्चों? आप जानते हैं कि जो अभी थर्मल एक्सपेंशन वगैरह पढ़े हम लोग, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, कि मैटर के पार्टिकल क्या करने लगते हैं? ऑसिलेट होने लगते हैं, तो उनकी लेंथ या डायमेंशन में क्या आता है? चेंज, जिसके कारण उनके, यानी समझ रहे हो, थर्मल एजिटेशन ज्यादा होने के कारण इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना नहीं रह पाता जितना पहले था। तो ये सब के कारण क्या होता है कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी चेंज हो जाता है। ठीक है, तो टेम्परेचर। ठीक है, तीसरा, ठीक है, तीसरा लिखो, क्या लिखेंगे? डायमेंशन नहीं, क्या था? तीसरा मत लिखो, वो जब मैं सवाल बनाऊंगा तब आपको बताऊंगा, अभी दो लिखो, तीसरा मैं जब सवाल बनाऊंगा तब आपको बताऊंगा। ठीक है, ये समझ में? तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के दो बड़े फैक्टर्स है बच्चों, एक तो नेचर ऑफ टाइप ऑफ मटेरियल कैसा है, दूसरा टेम्परेचर क्या है। ठीक है, क्लियर है? अब बच्चों, स्ट्रेस और स्ट्रेन जो पढ़े थे वो कितने टाइप के थे? स्ट्रेस और स्ट्रेन कितने टाइप के थे? 3 टाइप के। ठीक, लॉन्गिट्यूडनल, वॉल्यूमेट्रिक और शियर, 3 टाइप के थे। तो बच्चों, अगर मैं ऐसा लिख रहा हूं कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन, तो ये कितने तरीके का हो सकता है? 3 तरीके का। एक बार मैं लिया लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, एक बार मैं लिया वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, एक बार मैं लिया शेयर स्ट्रेस बाय शेयर स्ट्रेन। ठीक है, तो 3 तरीके के यहां पर यंग्स मॉडुलस आएंगे। तो नेमली 3 मॉडुलस होते हैं बच्चों। एक पहला जो मॉडुलस होता है वो होता है लॉन्गिट्यूडनल, जिसको बोलते हैं बच्चों हम यंग्स मॉडुलस। क्या बोलते हैं? यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। सबसे ज्यादा प्रयोग होने वाला, इसी से सवाल ज्यादातर आते हैं। ठीक है, बाकी से कम आते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट सभी हैं। इसको Y से डिनोट करेंगे। कैसे डिनोट करेंगे बच्चों? Y। कई बुक्स में अलग E से भी डिनोट करता है, कैपिटल E से। ठीक है, दूसरा है बच्चों वॉल्यूमेट्रिक। दूसरा है वॉल्यूमेट्रिक। इस मॉडुलस को बोलते हैं बच्चों बल्क मॉडुलस।
ठीक, इसको बोलते हैं बल्क मॉडुलस, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है कैपिटल बी। कई बुक्स में कैपिटल जी से भी डिनोट किया जाता है, सॉरी कैपिटल के से भी डिनोट किया जाता है। ठीक है, तीसरा होता है बच्चों, इसको बोलते हैं मॉड्यूलस, शियर वाला होता है, पहले तो ये लिख लो शियर, शियर स्ट्रेस बाय शियर स्ट्रेन, इसको बोलते हैं बच्चों मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये होता है ईटा। इसका सिंबल क्या होता है बच्चों, ईटा। कई टेक्स्ट बुक में जी से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, यानी ये ई से, ये आपका के से, और ये आपका जी से, ऐसे डिनोट होता है। ठीक है, और फिर इन तीनों का रिलेशन पॉइजन रेशियो के साथ भी आता है। ठीक है, तो वो सब खैर बात की बात है, अपन बाद में पढ़ेंगे। क्लियर है बच्चों? तो यंग्स मॉडुलस का मतलब क्या होगा? यंग्स मॉडुलस ये बताएगा कि, यानी इसका फिजिकल मीनिंग ये होगा यंग्स मॉडुलस, कि आपका मटेरियल कितना ससेप्टेबल है या कितना रोकेगा या रेजिस्ट करेगा टू चेंज इन इट्स लेंथ। एक लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस लगने पे टू चेंज इन इट्स लेंथ कितना वो रेजिस्ट करेगा, जितना बड़ा वैल्यू उतना ज्यादा वो क्या करेगा, रेजिस्ट करेगा, उतना बड़ा यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होगा। ठीक है, बल्क मॉडुलस क्या करेगा, इट विल रेजिस्ट द चेंज इन वॉल्यूम। एक वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस लगाने पे इट विल रेजिस्ट द चेंज इन वॉल्यूम। तो जिसमें जितना कम वॉल्यूम का चेंज आया बड़ा स्ट्रेस लगाने पे, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, प्रेशर लगाने पे चारों तरफ से, तो उसका बल्क मॉडुलस उतना ज्यादा हाई होगा। ये काम आता है बच्चों जनरली रॉड्स और ये सब के लिए, सॉलिड्स के लिए। बल्क मॉडुलस जनरली यूज होता है फ्लूइड्स के लिए, लिक्विड और गैसेस के लिए, क्योंकि उसमें वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन होता है और वॉल्यूमेट्रिक कंप्रेशन होता है। ठीक है, तीसरा जो है शेयर स्ट्रेस बच्चों, ये वॉल्यूम से तो रिलेटेड है नहीं, क्योंकि वॉल्यूम चेंज होता नहीं है जब भी आप शेयर स्ट्रेस लगाते हैं, तो सिर्फ क्या चेंज होता है, शेप। तो ऑब्जेक्ट अपने शेप को कितना ज्यादा इंटैक्ट रख सकता है उस पर डिपेंड करता है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। रिजिड का मतलब वही है ना जो फ्लो नहीं होता। ठीक, रिजिड जो क्या है वो फ्लो नहीं होता, पार्टिकल की एक लेयर दूसरे लेयर के ऊपर बहती नहीं है। तो अगर आसानी से बहेगी बच्चों तो शियर फोर्स हल्का सा भी लगाओगे तो क्या होगा, डिफॉर्म हो जाएगा। लेकिन अगर आप कितना भी बड़ा शियर फोर्स, शियर स्ट्रेस लगा लो, वो डिफॉर्म नहीं हो रहा, मतलब वो एकदम रिजिड है, इसलिए बोलते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी विल रेजिस्ट चेंज इन इट्स शेप, या उसका जो शेप है या उसका जो फॉर्मेशन है वो उसको इंटैक्ट करने की कोशिश करेगी, एक लेयर दूसरे लेयर के ऊपर बहेगी नहीं। जैसे अब लिक्विड को देख लो, लिक्विड के लिए तो यूज नहीं होगा क्योंकि लिक्विड आर फ्लूइड्स। अगर आप एक टैंकर में पानी भरे हैं और सडनली एक दीवार को खोल दिए तो एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर ऐसे बहने चालू हो जाती है और पूरा पानी बाहर फ्लो हो जाता है, तो हल्का सा भी शेयर स्ट्रेस नहीं संभाल सकता। क्लियर है? तो ये भी सॉलिड्स के लिए यूज होता है। तो ये दोनों जनरली बच्चों सॉलिड्स के लिए यूज होते हैं और ये लिक्विड्स और गैसेस के लिए। ठीक है, बड़े याद है? क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट, अब बच्चों लिखे यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, तो बच्चों यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आपको पहले ही बता दिया हूं, इट इज नथिंग बट longitudinal stress by longitudinal strain, longitudinal stress by longitudinal strain। अब आप एक एग्जांपल देख के देखिए, सपोज आपके पास एक वायर है जिसमें मैं m मास ऐसे लटका दिया हूं, तो जाहिर सी बात है इसमें mg एक फोर्स लगेगा। अब इसमें फोर्स लगेगा और ये वायर का जो क्रॉस सेक्शन था वो बच्चों a था, और सपोज इसमें m मास के कारण क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। तो वायर की लेंथ में क्या होगा बच्चों, हल्का सा एलोंगेशन। क्या आएगा बच्चों, एलोंगेशन। इस फोर्स लगने के कारण इस पे क्या आएगा, एलोंगेशन। और वायर की ओरिजिनल लेंथ क्या थी, l। तो मैं ये बोल सकता हूं क्या, देखो यंग्स मॉडुलस y बराबर स्ट्रेस, तो स्ट्रेस क्या होगा, जो mg फोर्स लग रहा है उसको f से डिनोट कर लेते हैं, रिस्टोरिंग फोर्स बाय क्रॉस सेक्शन एरिया। और स्ट्रेन क्या होगा, चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। ऐसा लेंगे कि नहीं लेंगे बच्चों? तो y बराबर आ जाएगा f, ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ऊपर चल जाएगा, a इंटू डेल्टा l। ये आएगा बच्चों आपका यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला। ठीक है, इसके स्पेशल केस भी ले सकते हैं। अगर आपको वायर का रेडियस r दे देगा तो एरिया की जगह क्या लिख दोगे, पाई r स्क्वायर। और अगर आपको बोल देगा वायर के एंड में एक m मास लटका हुआ है तो फोर्स की जगह क्या ले लोगे, mg। ठीक है, तो यही जो फॉर्मूला है वो क्या बन जाएगा, mg
एल बाय पाई आर स्क्वायर इंटू डेल्टा एल। तो ये फॉर्मूला भी यंग्स मॉडुलस के लिए अपन इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, फोर्स की जगह क्या ले लेंगे, mg, और ए क्या ले लेंगे अपन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो अगर रेडियस आर दिया है तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पढ़े बच्चों, समझ में आया यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, तो अगर सपोज बच्चों मैं क्या कर रहा हूं, इन्हें एक वायर लिया और उसके लास्ट में ना एक पेन रख दिया। क्या रखा बच्चों, एक पेन। अब सपोज मैं इसमें ना धीरे धीरे मास ऐड करते जा रहा हूं, तो जैसे जैसे मास ऐड करते जाऊंगा तो मैं क्या लगा रहा हूं, फोर्स अप्लाई कर रहा हूं। तो वो फोर्स अप्लाई होने के कारण वायर में क्या डेवलप होगा, एक रिस्टोरिंग फोर्स, और अक्रॉस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एक क्या डेवलप होगा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, और हल्का फुल्का क्या होगा, डिफॉर्मेशन, डेल्टा एल डिफॉर्मेशन आएगा। आएगा भाई, जैसे स्प्रिंग में फोर्स लगाते हैं तो क्या होता है, स्प्रिंग डिफॉर्म होता है, वैसे वायर भी डिफॉर्म होता है। स्प्रिंग ज्यादा डिफॉर्म होता है लेकिन वायर उतना ज्यादा डिफॉर्म नहीं होता। ठीक है, तो सपोज अगर मैं बच्चों एक ग्राफ प्लॉट करूं, क्या प्लॉट करूं, ग्राफ। यहां मैं ले रहा हूं बच्चों स्ट्रेस और यहां मैं ले रहा हूं स्ट्रेन। सपोज शुरू में मैं कोई स्ट्रेस प्रोवाइड नहीं किया, स्ट्रेस कितना था, जीरो। स्ट्रेस कितना था बच्चों, जीरो, नील बटे सन्नाटा। तो कोई स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा नहीं, ओरिजिनल लेंथ पे रहेगा। अब स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, तो जैसे जैसे मैं स्ट्रेस बढ़ाते जाऊंगा बच्चों, स्ट्रेन भी उसी प्रोपोर्शन में बढ़ता जाएगा। तो मेरे को क्या मिलेगा बच्चों, स्ट्रेट लाइन। सपोज ये मिला है मेरे को मटेरियल ए के लिए, ठीक। फिर मैंने क्या किया, फिर दूसरा मटेरियल लिया, उसमें भी स्ट्रेस बढ़ाते गया तो मेरे को एक स्ट्रेन मिला। ये मिला किसके लिए, मटेरियल बी के लिए, स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन ग्राफ। तो बच्चों ये जब तक स्ट्रेट लाइन चल रहा है मतलब स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो ये कब तक चलता है, हमेशा के लिए नहीं चलता, हमेशा इलास्टिक लिमिट तक चलता है। कहां तक चलता है बच्चों, इलास्टिक लिमिट तक। भाई एक रीजन रहता है कि जब तक उसको एलोंगेट कर रहे हो, उसके बाद जैसे ही फोर्स हटा रहे हो, रिस्टोरिंग फोर्स उसको ओरिजिनल शेप में ले आएगी। लेकिन एकदम ज्यादा स्ट्रेस लगा दिया, अब उसमें डिफॉर्मेशन इतना आ गया कि अब अगर आप रिस्टोरिंग फोर्स हटा भी दो तो कम तो होता है उसका लेंथ, लेकिन ओरिजिनल शेप रीगेन नहीं कर पाता। अब डिफॉर्मेशन हल्का सा क्या हो गया बच्चों, परमानेंट। तो अब ऑब्जेक्ट थोड़ा सा प्लास्टिक होना चालू हो गया, कंप्लीटली प्लास्टिक तो नहीं हुआ है लेकिन प्लास्टिक होना चालू हो गया। तो वो क्या होगा, ग्राफ स्लोप नीचे जाना चालू कर देगा। आ रही बात समझ में। तो इलास्टिक लिमिट तक या प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट बोलते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट तक ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब बच्चों मेरे को बताओ, ये दोनों वायर में इसका यंग्स मॉडुलस y1 है, इसका यंग्स मॉडुलस y2 है, कौन बड़ा है? क्योंकि देखो y एक्सिस में मैं स्ट्रेस लिया हूं और z एक्सिस में क्या लिया हूं, सॉरी x एक्सिस में स्ट्रेन। तो स्लोप अपन कहां से चेक करेंगे, स्ट्रेन से। स्ट्रेस बाय स्ट्रेन होता है, स्लोप किसका बड़ा, y2 का बड़ा। तो हम लोग क्या बोलेंगे, y1 ग्रेटर देन y2। y1 का बड़ा है ना यार, तो क्या बोलेंगे, यंग्स मॉडुलस इज y1। लेकिन अगर इसको स्विच कर देगा, स्ट्रेन और स्ट्रेस दे देगा, तो फिर उल्टा बनाना है। क्लियर बात, बात समझ में आई बच्चों? पक्का? बढ़े आगे, नेक्स्ट अगला बच्चों। अब कुछ सवाल बनाते हैं रिलेटेड टू यंग्स मॉडुलस। ठीक, चलिए क्या बोला है, अ टो ट्रक इज पुलिंग अ कार आउट ऑफ अ डिच बाय मींस ऑफ अ स्टील केबल विच इज 9.1 मीटर लॉन्ग। तो आपका एक कार है बच्चों जो कि कहां फंसा हुआ है, डिच में फंसा हुआ है, जिसको एक स्टील केबल से विच इज लेंथ 9.1 मीटर, उसको क्या कर रही है बच्चों, एक टो ट्रक। ट्रक कैसे दिखती है यार, ऐसे ही दिखती होगी, ठीक है। एक टो ट्रक क्या कर रही है बच्चों, उसको पुल कर रही है बाहर। अब क्या बोला है, हैज अ रेडियस ऑफ 0.5 सेंटीमीटर, मतलब इसका जो रेडियस दिया है वायर का वो है 0.5 सेंटीमीटर। फिर when they are just begin to move the tension in the cable is 890 न्यूटन। केबल में टेंशन कितना रहता है बच्चों, 890 न्यूटन, ठीक है। हाउ मच हैज द केबल स्ट्रेच्ड, हमको डेल्टा एल निकालना है। यंग्स मॉडुलस स्टील का दिया 2 × 10⁻11, ठीक है। तो बच्चों ये तो 10⁻11 दे दिया, अच्छी बात है। कई बार ना गीगा मेगा ये सब लिखता है, तो सब आप लोग को वो सफिक्स याद रहना है कि गीगा का मतलब कितना होगा, मेगा का मतलब कितना होगा, टेरा का मतलब कितना होगा, ठीक है। वो टीजी एमजी ये सब भी लिख देता है, ठीक है। अब तो चलो, अब ये हुआ। तो बच्चों अब बताओ, हाँ एक और केस। अब हम दिमाग में ऐसा लगेगा टेंशन किस पॉइंट पे 890 लग रहा है, तो अगर क्वेश्चन में डायरेक्ट दे दिया है तो टेंशन पूरे में उतना ही मान लेंगे,
मासलेस मानेंगे स्टील रॉड को, वैसे मासलेस होगा नहीं, लेकिन मासलेस मान लेंगे, नहीं तो फिर अलग अलग पॉइंट पे टेंशन क्या होगा, अलग अलग, फिर तो हम लोग को इंटीग्रेट करके एलोंगेशन निकालना पड़ेगा, जो कि हम लोग आगे बनाएंगे जब हम लोग को रॉड का मास लेने को बोलता है। अभी ऐसा कुछ लेना नहीं, अभी टेंशन दे दिया तो डायरेक्ट वो यूज करना है। क्लियर? ठीक। अब ये हमारे डिस्क्रेशन पे रहता है कि हम कब क्या यूज कर रहे हैं। ठीक है, इसी को समझदारी बोलेंगे, है ना। तो ऐसा मत बोलना सर कब ये यूज करना है, आप खुद सोचना, लेकिन मैं बता दे रहा हूं अभी क्योंकि टेंशन दे दिया है तो अपन वो यूज कर लेंगे। अब देखो y बराबर क्या होता है बच्चों, एफ एल बाय ए इंटू डेल्टा एल। हमको चाहिए डेल्टा एल, तो वो क्या आ जाएगा, एफ एल बाय ए वाई। फोर्स कितना है, टेंशन जितना 890, ओरिजिनल लेंथ कितनी थी 9.1, ये सब मीटर और न्यूटन्स में दिए, डिवाइडेड बाय एरिया। एरिया कैसे निकालेंगे, पाई आर स्क्वायर। तो क्या करते हैं बच्चों, पाई लेते हैं, आर कितना वैल्यू दिया है 0.5, तो 0.5, लेकिन क्या में दिया है सेंटीमीटर, तो 0.5 का स्क्वायर करेंगे, 0.5 का स्क्वायर करेंगे इनटू 10 का पावर, देखो 1 सेंटीमीटर 100 से डिवाइड करने पे मीटर में कन्वर्ट होता है, 10 का पावर -2, और स्क्वायर है तो 10 का पावर -2, 10 का पावर -2 कितना हो जाएगा, 10 का पावर -4। और y कितना है बच्चों, 2 इंटू 10 का पावर 11। ये समझ में आया? ठीक है, अब बच्चों इसको सॉल्व करना है, तो क्या निकल जाएगा अपना एलोंगेशन, तो क्या होगा 890 इंटू 9.1 इंटू 3.14 इंटू 5 पंचे 25, 5 पंचे 25, एक 10 का पावर -2 और लेना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 10 का पावर -6 इंटू 2 इंटू 10 का पावर 11। ठीक है, -6 और 11 कितना होता है बच्चों, टेन का पावर 5 ना, 5। ठीक है, 10 का पावर 5। अब ये आ गया, अब इसके बाद क्या करते हैं, अब समझ लो ना, 3 ये देखो ऐसा काट लो, 3 3 जा 9, भाड़ में 25 दूनी 50, 0 से 0 कट गया, 5 5 1 जा 5, बचा कितना 3, 5 7 जा 35, बचा कितना 4, पॉइंट लगा 0, 17.8, 17.8 इंटू 3, तो ये आ जाएगा 178 इंटू 3, 8 3 जा 24, 7 3 जा 23, 3 1 जा 5, तो कितना आएगा 53.4। तो आया बच्चों 53.4 इंटू 10 का पावर 5, 10 का पावर 5। ठीक है, -5, 10 का पावर -5। ठीक है, पॉइंट को इधर खिसकाते हैं तो ये क्या हो जाएगा 0.534 इंटू 10 का पावर -3, ऐसे लिख सकता हूं, ऐसे लिख सकता हूं ना। ठीक है, तो ये मीटर्स में आया है तो इसको mm कर दो, तो कितना आएगा 0.534। ठीक है, आई बात समझो बच्चों, पक्का नहीं है, बढ़े आगे, नेक्स्ट अगला बच्चों। ठीक है, देखिए तो बच्चों अगले सवाल में क्या दिया है, बाइमेटालिक रॉड। कैसा है बाइमेटालिक रॉड, अब बोला है रॉड बना है ब्रास और कॉपर से, जिनका लेंथ है 0.5 मीटर, क्रॉस सेक्शन रेक्टेंगुलर है, शोन इन फिगर है। इस रॉड इज सब्जेक्टेड टू अ कंप्रेसिव, ने दबाने वाला फोर्स, कंप्रेसिव फोर्स कितना 5 इंटू 10 का पावर 4 नॉर्मल टू द क्रॉस सेक्शन। फाइंड द कंप्रेशन इन ईच ऑफ इट्स 2 मेटालिक पार्ट्स। गिवन दैट यंग्स मॉडुलस ऑफ ब्रास अलग है, यंग्स मॉडुलस ऑफ कॉपर अलग है, विच वे द रॉड विल बेंड। बच्चों दोनों का यंग्स मॉडुलस अलग अलग है, सेम फोर्स लगा रहे हो, लेंथ दोनों का सेम है, तो एलोंगेशन क्या होगा दोनों का अलग अलग, या इस केस में चेंज एलोंगेशन तो नहीं होगा, लेंथ बढ़ेगा नहीं, लेंथ कम होगा, शॉर्टनिंग इन लेंथ क्या होगा सेम सॉरी क्या डिफरेंट, क्योंकि यंग्स मॉडुलस क्या है अलग अलग। तो बताओ किसके तरफ बेंड होगा, जिसका लेंथ कम छोटा होगा कि जिसका लेंथ ज्यादा छोटा होगा, जिसका उसकी तरफ बेंड होगा। वाओ, अभी दोनों का लेंथ सेम है, जिसका ज्यादा छोटा हुआ लेंथ डेल्टा एल वो क्या होगा लेंथ में सब कम होगा, और जिसका कम छोटा लेंथ हुआ तो वो बड़ा होगा। तो बेंड तो छोटे की तरफ होता है ना बच्चों,
बेंड किसके तरफ होता है? छोटे की तरफ, क्योंकि आर्क लेंथ क्या होता है? रेडियस इनटू थीटा। थीटा दोनों के लिए सेम रहेगा। आ रही बात समझ में? तो आर्क छोटा होगा जिसका रेडियस छोटा होगा, तो छोटे वाले की तरफ बेंड होता है। पढ़े तो है बाइमेटालिक स्ट्रिप में। आ रही बात समझ में? तो चलिए दोनों का क्या निकालते हैं? डेल्टा एल। तो सबसे पहले निकालते हैं बच्चों डेल्टा एल फॉर क्या है? ब्रास। बताओ फॉर्मूला क्या है? एफ एल बाय ए वाई। क्या है फॉर्मूला? एफ एल बाय ए वाई। तो डेल्टा एल स्टील है, क्या है अगला? कॉपर। तो कॉपर के लिए भी होगा एफ एल बाय ए वाई। दोनों को डिवाइड करते हैं बच्चों, तो डेल्टा एल बाय डेल्टा एल ब्रास डिवाइडेड बाय कॉपर। तो सबसे पहले आपको बोला है दोनों का क्रॉस सेक्शनल या रेक्टेंगल है 2 बाय, ये बड़ा 2 है, तो दोनों का क्रॉस सेक्शन सेम दिख रहा है। दोनों का क्रॉस सेक्शन क्या है? सेम। ये भी 1 सेंटीमीटर बाय 2 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर बाय 2 सेंटीमीटर। तो ए को क्या किए? काट दिए। ठीक। दोनों का ओरिजिनल लेंथ क्या है? सेम। तो दोनों का ओरिजिनल लेंथ काट दिए। दोनों में जो फोर्स लग रहा है वो क्या लग रहा है? सेम। तो दोनों का फोर्स काट दिए। अब क्या हुआ? ये ऊपर गया तो y कॉपर बाय y ब्रास। तो बच्चों डेल्टा एल ब्रास बाय डेल्टा एल कॉपर आएगा। कॉपर का कितना है? 11 इंटू 10 का पावर 10, और ब्रास का कितना है? 9 इंटू 10 का पावर 10। तो क्या है बच्चों? 11/9। मतलब ब्रास का लेंथ में कमी ज्यादा होगा। तो क्या होगा? देखो ब्रास जो है, ब्रास का ऊपर है, तो ये छोटा होके सपोज यहां तक पहुंच गया, इसका लेंथ यहां तक पहुंच गया, और कॉपर में लेंथ की शॉर्टनिंग कम होगी, तो इसकी शॉर्टनिंग कम हुई, तो ये यहां तक पहुंचा। तो ये यहां है, ये यहां है, तो बेंडिंग कैसे होगा? ऐसे होगा कि नहीं होगा? कैसे होगा बच्चों बेंडिंग? ऐसे तरफ, ताकि नीचे वाले का लेंथ ज्यादा रहे, ऊपर वाले का लेंथ कम रहे। क्लियर है बात? तो ब्रास के तरफ बेंड होगा। किसके तरफ बेंड होगा बच्चों? ब्रास। यानी कर्वेचर जो सेंटर बनेगा वो ब्रास की तरफ बनेगा। समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? और एक्चुअल कितना होगा वो भी निकाल सकते हैं बच्चों। सारी चीजें तो दी हुई है, डायमेंशन भी दिया हुआ है, निकाल सकते हैं, लेकिन हमको बस कंपेयर करने बोला था तो इतना ही निकाले। आगे बढ़े? समझ में आया क्वेश्चन? नेक्स्ट, और एक बार चेक कर लेते हैं कि आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है। अभी तक तो आ रही है। चलिए अगला सवाल है, सॉलिड स्टील सिलेंडर स्टैंडिंग वर्टिकली ऑन द फ्लोर। ये फ्लोर, और ये क्या हो गया? सॉलिड स्टील सिलेंडर। द लेंथ ऑफ सिलेंडर इज 3.6 मीटर। ठीक है, और रेडियस इज 65 सेंटीमीटर। ठीक है। When an object is placed on top of the cylinder compresses by an amount इतना। What is the weight of the object? बच्चों इसके ऊपर क्या रख देते हैं? एक m मास का ऑब्जेक्ट। क्या रख देते हैं बच्चों? m मास का ऑब्जेक्ट। क्या सिलेंडर का मास दिया है हम लोग को? नहीं। तो यहां पर कोई इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं है। सिलेंडर का मास नहीं दिया, तो सिर्फ फोर्स किसके कारण लग रहा है? उसके कारण। तो बताओ ये कितना वेट लगाएगा नीचे? mg। ठीक। तो अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं बच्चों सिलेंडर का, तो सिलेंडर को ऊपर से लगेगा mg, इसका रिएक्शन, और नीचे से क्या लगेगा? n, और ये कहीं मूव तो कर नहीं रहा, तो n बराबर क्या होगा? mg। तो ये mg फोर्स से क्या हो रहा है? कंप्रेस हो रहा है। mg फोर्स से क्या हो रहा है बच्चों? कंप्रेस। तो हम जानते हैं यंग्स मॉडुलस बराबर होता है FL/A इंटू डेल्टा एल। हमको क्या पूछा है? वेट निकालना है, m निकालना, तो f निकालना है। तो f बराबर क्या होगा? YA डेल्टा L/L, और y की जगह क्या लिख सकते हैं बच्चों? mg। तो m बराबर आएगा YA डेल्टा L/LG। लाइफ्स गुड। तो y का वैल्यू दिया है, कितना दिया है, कहां दिया है, क्यों दिया है? हाँ, 2 इंटू 10 का पावर 11। एरिया, एरिया के लिए क्या दिया बच्चों? रेडियस। तो पाई इंटू 65 इंटू 65 इंटू 10 का पावर -4। -4 क्यों किए? सेंटीमीटर्स में। ठीक। डेल्टा एल, डेल्टा एल कितना दिया बच्चों? कहीं तो दिया था इतना, 5.7 इंटू 10 का पावर -7 डिवाइडेड बाय एल। ओरिजिनल लेंथ क्या थी बच्चों? 3.6 मीटर में, तो उसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। और जी का वैल्यू क्या होता है आजकल? 10।
आई बात समझ में? इसको कैलकुलेट कर लेंगे अपन लोग आराम से, ये मीटर्स में आएगा, तो अगर मिलीमीटर या सेंटीमीटर में निकालना होगा तो अप्रोप्रिएट चीज से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है? अगर सेंटीमीटर में चाहिए तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, और मीटर में चाहिए तो 1000 से, सॉरी मास है ना, तो केजी में चाहिए तो यही लगेगा, और अगर ग्राम में चाहिए तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है? बढ़े आगे बच्चों, इसको लिखो, घर में बनाना, ये सब कैलकुलेट करना तो आप लोग की हॉबी होनी चाहिए। हाँ आगे बढ़ते हैं, ठीक है? अगला, अभी लास्ट क्वेश्चन मैं जो बताऊंगा, इसके बाद के सारे क्वेश्चन कौन बनाएगा? आप बना नहीं पाओगे आप लोग, लेकिन मैं मदद करूंगा, है ना? हाँ ये बना लोगे, ये बना लोगे, ये बना लोगे, ये नहीं बना पाओगे, उसमें इंटीग्रेशन लगेगा, क्योंकि ये भी नहीं बना पाओगे, ठीक है? हाँ तो लास्ट का 2 मैं बनाऊंगा, मेरी जिम्मेदारी। व्हाट इज दिस बिहेवियर, ये क्या हो गया? ये साला ये गायब मर क्यों नहीं जाता ये चीज, है ना? बार बार आता है यार, एकदम दिमाग खराब करके रखा है। चलो ये लास्ट में बता रहा हूं, ठीक है? चलिए, बाकी आप समझ तो गए होगे। देखो जैसे ना, अभी सपोज अपन सवाल भी नहीं पढ़े तो हमको समझ में आ गया, एक वायर है, 2 वायर है, दोनों में टेंशन क्या रहता है? अलग अलग। ऐसे वाला मैकेनिक्स में बहुत सारा प्रॉब्लम बना है टेंशन निकालने वाला, तो टेंशन अलग अलग लेंगे तो यंग्स मॉडुलस, दोनों वायर अलग है स्टील ब्रास के, तो यंग्स मॉडुलस अलग अलग लेंगे, दोनों में एलोंगेशन क्या आएगा? अलग अलग, फोर्स अलग होगा, ठीक है? चलिए देखते हैं। तो बिना क्वेश्चन पढ़े मैं बोल देता हूं, यहां पर टेंशन है T1 और यहां पर टेंशन है T2। क्योंकि ब्रास और स्टील वायर का मास नहीं दिया है तो मैं टेंशन को क्या मानूंगा बच्चों? यूनिफॉर्म। लेकिन अगर मास दे देगा तो फिर मैं ऐसा ले नहीं सकता, ठीक है? अब 2 वायर्स ऑफ डायमीटर इतना, दोनों का डायमीटर सेम, वन मेड अप ऑफ स्टील, अदर मेड अप ऑफ ब्रास, आर लोडेड एज शोन इन फिगर। द अनलोडेड लेंथ ऑफ स्टील वायर इज 1.5 मीटर एंड दैट ऑफ ब्रास इज 1 मीटर। कंप्यूट द एलोंगेशन ऑफ स्टील एंड ब्रास वायर्स, ठीक है? अब सबसे पहले तो T1 और T2 का वैल्यू निकालते हैं। जानते हैं ना बच्चों कैसे निकालते हैं? ये दोनों का क्या बनाएंगे? फ्री बॉडी डायग्राम। पहले 4 किलो का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। अब 4 किलो को इमेजिन करते हैं कौन कौन सी फोर्सेस लग रही है 4 किलो का, तो डाउनवर्ड फोर्स कितनी लगेगी बच्चों? 4G, 4G लगेगी डाउनवर्ड। कौन पकड़ के रखा है ऊपर से? स्टील, तो स्टील क्या लगाएगा? टेंशन हमेशा कहां लगता है? अवे फ्रॉम द बॉडी, तो T1 कहां लग रहा है? ऊपर। डाउनवर्ड फोर्स कौन लगाएगा बच्चों? ब्रास, ब्रास भी इसको पकड़ के रखा है अवे फ्रॉम द बॉडी, कितना टेंशन लगाएगा? T2। क्या मैं बोल सकता हूं T1 बराबर T2 प्लस 4G? सही है बात, क्योंकि रेस्ट पे तो एक्सीलरेशन 0, तो अपवर्ड फोर्सेस बराबर डाउनवर्ड फोर्स। अब इस 6 kg का 6 बॉडी बोलता हूं फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो धरती माता, भारत माता बोल रहा हूं, खैर भारत में हम सवाल बना रहे, तो भारत माता खींच रही है कितने फोर्स से? 6G से कहां खींच रही है? नीचे। उसके बाद ब्रास ऊपर क्या लग रहा होगा? टेंशन T2, नीचे और कुछ है? नहीं है। तो बच्चों क्या बोल सकता हूं? T2 बराबर 6G, तो T2 का वैल्यू आ गया 60 न्यूटन। T2 का वैल्यू अगर 6G है तो बच्चों T1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 10G। ये समझ में आया कि नहीं आया? आया। अच्छा अगर मास दे देता तो क्या करते? किसका मास? मैंने वायर लोग का मास, उसी लोग को तो नहीं दिया है, और वायर लोग का मास देता तो क्या करते? क्लास छोड़कर भाग जाते? नहीं, हाँ क्या करते? यहां पर टेंशन मैक्सिमम, यहां 0 नहीं, यहां पे टेंशन मिनिमम, ऐसा लेके इंटीग्रेट करते। क्या करते बच्चों? इंटीग्रेट। तो एलोंगेशन भी हर छोटे टुकड़े के लिए निकालते। एलोंगेशन भी क्या करते हैं? हर छोटे। सपोज ऊपर से अपन x डिस्टेंस पे आते और dx थिकनेस मानते, तो dx को L मानते और उस dx में एक ddx एलोंगेशन हो रहा है मानते टेंशन के कारण। फिर वो सारे टेंशन को इंटीग्रेट करते और फिर टोटल एलोंगेशन हमको निकलता विद प्रॉपर लिमिट्स। बहुत सिंपल होता है वो इंटीग्रेशन, इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता। लेकिन समझ में आ रहा है ना बच्चों? अगर मास दे देगा तो ये प्रॉब्लम, ये जो दिख रही है एकदम सिंपल प्रॉब्लम है, कितनी डिफिकल्ट हो जाएगी। बहरहाल अभी तो नहीं दिया। चलिए, तो टेंशन आ गया बच्चों। अब हम निकालते हैं स्टील में कितना लेंथ इंक्रीज हुआ, तो निकालते हैं डेल्टा एल स्टील। फॉर्मूला क्या है बच्चों स्टील का? FL बाय AY। F की जगह क्या लेंगे? टेंशन। टेंशन कितना है स्टील में? 100 10G। लेंथ कितनी थी उसकी? 1.5। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो उसके लिए साला
डायमीटर देता है, एरिया दे देगा तो क्या चले जाएगा, ठीक है। तो क्या दिया है, पाई, पाई लेना ही पड़ता है साले को। तो पाई इंटू 0.25/2 का स्क्वायर इंटू 10⁻⁻⁴। 10⁻⁻⁴ क्यों, मीटर्स में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। अगला फिर क्या है, वाई, वाई क्या दिया स्टील का, 2 इंटू 10⁻11। आई बात समझ में बच्चों। वैसे ही डेल्टा एल क्या का, ब्रास का कैसे निकालेंगे, टेंशन, टेंशन कितनी है 10G, नहीं सॉरी कितनी 6G, तो क्या निकालेंगे 60 इंटू लेंथ है बच्चों 1 मीटर डिवाइडेड बाय पाई इंटू, ये तो सेम है 0.25/2 का होल स्क्वायर इंटू 10⁻⁻⁴ इंटू ये दे दिया है 9 इंटू 10⁻10, ठीक है। तो ये सब वैल्यू अपन कब कैलकुलेट करेंगे, घर में। ये चलो कर दो कैलकुलेट, बता दो मेरे को आंसर क्या आ रहा है, चेक भी हो जाएगा सही निकाल रहे हैं कि नहीं निकाल रहे। Maybe the night is all the stars are closer, all the stars are closer, all the stars are close. Maybe the night is all the stars are closer. बच्चों स्टील का आया है 1.49 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर, और इसका आया है बच्चों 1.3 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर, ठीक है। मैं एकदम स्पीड कैलकुलेशन करके आपको बता रहा हूं। All the stars are closer, all the stars are closer. आया बात समझ में, आगे बढ़े। अगला क्या है बच्चों, अगला बनाएंगे, चलिए बनाएंगे। ये वाला क्वेश्चन भी करें बच्चों, एक रॉड को ऐसे लटका नहीं देते थे 2 वायर से, वैसे वाला क्वेश्चन बनाइए, डायग्राम बनाने की कोशिश करो इसका। मैं माइक चेक कर लेता हूँ, माइक को बंद कर देता हूँ।
ही बना सकता हूँ, है ना। तुम लोग नहीं बनाओगे, तुम लोग मस्ती करोगे बस। हाँ, 4 बाय, बिल्कुल गलत। चलो बच्चों देखो, मैं अप्रोच बताता हूँ, अप्रोच सुनो। तुमको पता है ना, सिचुएशन तो समझ में आ गया। अब इक्वल स्ट्रेस रहना है दोनों वायर में। अब स्ट्रेस निकालने के लिए आपको क्या चाहिए? स्ट्रेस निकालने के लिए आपको चाहिए यंग्स मॉडुलस, आपको चाहिए स्ट्रेन, आपको चाहिए यंग्स मॉडुलस और आपको चाहिए स्ट्रेन। ये बात समझ में आएगी नहीं है? देखो बच्चों, एक वायर है ऐसा और दूसरा वायर है ऐसा, और ये रॉड है जो कितने मीटर का है? 2 मीटर का, उसको सस्पेंड किया गया, ठीक है। अब हम लोग मान लेते हैं एक वायर जो है बोला है स्टील का और दूसरा वायर किसका है? ब्रास का। तो बच्चों इसको बोल देते हैं हम लोग रील स्टील और इसको बोल देते हैं हम लोग बच्चों ब्रास, ठीक है। अब स्टील के बारे में क्या क्या दिया है? सबसे पहले दिया है हॉरिजॉन्टल बाय टू वर्टिकल इक्वल लेंथ टाइड टू इट्स एंड। इक्वल लेंथ मतलब इसका लेंथ अगर L है तो इसका भी लेंथ क्या है? L है, ठीक। पहला तो ये दिया है। दूसरा, वन ऑफ द वायर इज मेड ऑफ स्टील, अदर इज, छोटो क्रॉस सेक्शन दे दिया बच्चों। पहले वाले का क्रॉस सेक्शन देता दिया है स्टील, स्टील का क्रॉस सेक्शन है 10 का पावर -3 मीटर स्क्वायर, अच्छी बात है, रेडियस नहीं दिया। अदर ब्रास है 2 × 10 का पावर -3, ठीक है, मीटर स्क्वायर। उसके बाद फाइंड आउट द पोजिशन अलोंग द रॉड एट विच अ वेट में बी हंग टू प्रोड्यूस इक्वल स्ट्रेसेस इन बोथ द वायर्स। इक्वल स्ट्रेसेस इन बोथ द वायर। आ रही बात समझ में? पक्का? अब बताओ बच्चों, स्ट्रेस क्या होता है? रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया। तो मैं लिख सकता हूं F1/A1 बराबर F2/A2, ठीक। तो मैं बोला सपोज इसमें F1 टेंशन लग रहा है और इसमें कितना टेंशन लग रहा है? F2 टेंशन लग रहा है। क्यों लग रहा है? क्योंकि मैं सपोज स्टील से x डिस्टेंस दूर क्या रखा है? W वेट रख दिया। बात समझ में आएगी नहीं? तो दोनों जगह टेंशन अलग अलग होगा। तो बच्चों देखते हैं, अच्छा ये भी सोचते हैं दिमाग में, अच्छा छोड़ो नहीं सोचते दिमाग में, आप लोग मत सोचो, है ना। चलिए तो W है। अब देखो एरिया किसका बड़ा है? एरिया ब्रास का बड़ा है। एरिया किसका बड़ा है बच्चों? ब्रास का। ब्रास का एरिया बड़ा है तो उसका फोर्स भी बड़ा होना चाहिए, तो ये ब्रास के करीब रखना चाहिए और स्टील से दूर होना चाहिए। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, अब निकालते हैं। तो सबसे पहले क्या लिख सकता हूं बच्चों में? F1 + F2 बराबर W बाय मैकेनिक्स, डाउनवर्ड फोर्स बराबर अपवर्ड फोर्स, और जो रॉड है वो तो मासलेस है, ठीक। दूसरा, अब यहां पर बच्चों x डिस्टेंस दूर एक W फोर्स नीचे लग रहा है। मैं इस पॉइंट के अबाउट क्या निकाल रहा हूं? सपोज टोरके। क्या निकाल रहा हूं बच्चों? या वो निकाल रहा हूं क्या? मोमेंट। क्या निकाल रहा हूं? मोमेंट। तो ये जो F1 लग रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। ये F2 कितना दूर है? 2 मीटर दूर है, और इसको कैसे घुमा रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। तो क्या लिखा मैं एंटी क्लॉकवाइज को? F2 × 2। ये जो W है वो कहां लगेगा? नीचे की तरफ, तो वो उसको क्या घुमा रहा है? क्लॉकवाइज। तो दैट विल बी इक्वल टू, माइनस बराबर 0 होगा, या दैट विल बी इक्वल टू W × X। तो बच्चों F2 बराबर क्या आ गया? WX/2। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? देयरफॉर आपका F1 क्या हो जाएगा? W1 - X/2। ये समझ में आया कि नहीं आया? बट W - F2, तो F2 क्या? WX/2, तो W कॉमन आ गया, 1 - X/2। ये इतना चीज समझ में आया कि नहीं आया? अब उसको कहां डालते हैं बच्चों? स्ट्रेस सेम है तो इसको इक्वेट करना है, तो स्ट्रेस को इक्वेट कर देते हैं बच्चों। स्ट्रेस क्या होगा? फोर्स। तो पहला फोर्स क्या लग रहा है? WX/2 अपॉन एरिया। F1 किस में लिए थे? इसमें। स्टील का एरिया कितना है? 10 का पावर -3 बराबर F2। F2 क्या है? W1 - X/2। नीचे क्या लिखेंगे? 2 × 10 का पावर -3। 10 का पावर -3, 10 का पावर -3 क्या हो गया बच्चों? कट गया, ठीक। अब ये 2 से ये 2 कट गया, ये 2 से ये 2 कट गया, WWF हो गया, ठीक है। उल्टा कर दिया क्या? F1 क्या है?
ओ उल्टा उल्टा डाल दिया, सॉरी सॉरी। तो कुछ 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 बिगड़ा नहीं है अभी, नहीं सब बिगड़ गया देखो। W 1 माइनस एक्स बाई टू बाय ए क्या 10 का पावर माइनस 3 इक्वल टू W x बाय 2 इंटू 2 इंटू 10 का पावर माइनस 3। WWF हो गया बच्चों, 10 का पावर माइनस 3 से 10 का पावर माइनस 3 कैंसिल हो गया, ये 2 2 कितना हो गया 4, 4 उधर जाएगा तो 4 माइनस 2x बराबर x, तो क्या आएगा 3x बराबर 4, तो x बराबर क्या आएगा 4/3 आया। आंसर 0.5 दिया है। अच्छा 4/3 0.75 होता है क्या? नहीं, कि 1.25 होता है, नहीं। अब ये होगा कि ये सॉल्व गलत किया होगा बच्चों। T1/T2 आ रहा है 2 माइनस एक्स बाई एक्स, हाँ 1.33 सही है, सही है, सॉरी सॉरी क्या रहे बच्चों 1. सॉरी सॉरी ठीक है, सॉरी सॉरी मैं गलत देखा था। तो क्या है बच्चों x 1.33, तो स्टील से कितना दूर रखेंगे बच्चों 1.33 और इससे 0.67। तुम्हारा भी सही आया था, कौन है 67 वालों, वेरी गुड सही है, माफ कर दो माफ कर दो, सॉरी गाली मत देना लेकिन, है ना ऐसा टीचर। हाँ अब बच्चों इक्वल स्ट्रेन क्या लिखाना है, इक्वल स्ट्रेन। स्ट्रेन कैसे निकालते हैं, देखो स्ट्रेन होता है बच्चों y बाय स्ट्रेस। क्या होता है बच्चों y बाय स्ट्रेस, तो ऐसा लिख सकते हैं स्ट्रेन एप्सिलॉन बराबर यंग्स मॉडुलस y डिवाइडेड बाय स्ट्रेन, स्ट्रेस, स्ट्रेस क्या होता है फोर्स, और ऊपर क्या चल जाएगा बच्चों एरिया, तो y a बाय f। तो अगर एलोंगेशन इक्वल या स्ट्रेन इक्वल करना है तो y1 a1 बाय f1 इज इक्वल टू y2 a2 बाय f2, ठीक है। तो y1 a1 बाय f1 इज इक्वल्स टू y2 a2 बाय f2, ठीक। y1 किसका लेना है बच्चों अपने को, सटील, सटील का कितना दिया है 2 इंटू 10 का पावर 11। एरिया कितना है बच्चों स्टील का 10 का पावर माइनस 3। y2 इसका कितना दिया है बच्चों, कुछ तो दिया है 10 का पावर 11 इंटू क्या 2 इंटू 10 का पावर माइनस 3। अब f1 f2 निकालते हैं, f1 कितना आया था बच्चों w 1 माइनस एक्स बाय 2, और ये कितना आया था बच्चों w x, w कैंसल, 10 का पावर 11 10 का पावर 11 कैंसल, 10 का पावर माइनस 3 10 का पावर माइनस 3 कैंसल, हाँ ना 2 है ना, 2 तो लिखते हैं यार, घबराते क्यों। तो ये ऊपर चले जाएगा, कितना होगा बच्चों 4, तो क्या आएगा 2 2 जा, क्या आएगा बच्चों 2 2 जा, तो क्या आया 1 माइनस एक्स बाई 2 बराबर एक्स बाई 2, ठीक है। एक्स बाई 2 उधर जाएगा तो कितना होगा x, तो x बराबर कितना आ जाएगा 1, तो कहां रखेंगे बच्चों बीचों बीच, ठीक है। समझ में आ गई बच्चों बात, आगे बढ़े नेक्स्ट। अगला, a steel rod of cross section area 1 meter square is acted upon by forces shown in figure, determine the total elongation। कहाँ है फिगर, shown in figure, नहीं ये तो नहीं है, अच्छा तो मैं बना देता हूं बच्चों फिगर, आप लोग घबराइए नहीं। ये है रॉड, ठीक है, इधर लिखो, इस एंड में लग रहा है 60 न्यूटन, इस एंड में लग रहा है, भूल गया मैं, सवाल देख लेते ना यार, तो घबराने का कोई बात। 60, अच्छा न्यूटन नहीं है बच्चों, किलो न्यूटन है ना, 60 किलो न्यूटन। फिर 1.5 मीटर दूर इस क्रॉस सेक्शन पे इसी तरफ लग रहा है बच्चों 10 किलो न्यूटन, ठीक है। फिर 1 मीटर दूर इस क्रॉस सेक्शन पे इस तरफ लग रहा है बच्चों 20 किलो न्यूटन, और ये जो लास्ट पार्ट है वो है 2 मीटर दूर, और यहां पे लग रहा है 50 किलो न्यूटन। कितना लग रहा है बच्चों 50 किलो न्यूटन, और यंग्स मॉडुलस आपको दिया, टोटल एलोंगेशन निकालना है।
क्लियर बात? तो बच्चों ऐसे क्वेश्चन का हिंट बता दे रहा हूं, फिर आप लोग ही सॉल्व करना। हिंट ये बता दे रहा हूं कि हमको हर मेंबर का क्या बनाना है बच्चों, इंडिविजुअल एफबीडी बनाना है। हर मेंबर की लेंथ अलग है, क्रॉस सेक्शन एरिया तो सेम है सबका, और यंग्स मॉडुलस भी सेम है, तो हर मेंबर का लेंथ अलग है, तो उसके हिसाब से हर में एलोंगेशन निकालेंगे और उसको क्या कर लेंगे, फाइनली ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो बच्चों इसको बनाने के लिए क्या करना, आप पहले ये चेक करना कि ये बैलेंस्ड फोर्स है कि नहीं है। सबसे पहले क्या चेक करोगे, बैलेंस है कि नहीं। टोटल लेफ्ट लगने वाली फोर्सेस कितनी है, 70। राइट लगने वाले फोर्सेस कितनी है, 70। मतलब हर मेंबर भी रेस्ट पे होगा, हर मेंबर रेस्ट पे होगा। ये बात समझ में आई कि नहीं है? हर मेंबर रेस्ट पे होगा। तो सपोज बच्चों इसको 3 मेंबर में डिवाइड करते हैं, पहला मेंबर, दूसरा मेंबर और तीसरा मेंबर। ठीक है, अब बताओ, पहला मेंबर को इस तरफ इस एंड में लग रहा है 60 न्यूटन, लग रहा है 60 न्यूटन। तो बताओ ये अगर रेस्ट पे रहना है ओवरऑल, क्योंकि नेट फोर्स तो 0 है, तो इस एंड में कितना लगना चाहिए, इधर 60 किलो न्यूटन लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? सब किलो में है ना, कितना लगना चाहिए, किलो न्यूटन। ठीक है, पहला मेंबर का हो गया, इसका लेंथ कितना है, 1.5। जो दूसरा मेंबर है बच्चों, दूसरा मेंबर उसको अभी देखते हैं बाद में। अब बताओ इसको इधर कितना लग रहा है, 50, तो इसको इधर कितना लगेगा, 50। ठीक, अब देखो बच्चों इसको कितना लग रहा है, 50। तो ये वाला जो मेंबर है, कौन है, ये वाला मेंबर को ये खींच रहा है 50 से। कैसे खींच रहा है, 50 से। तो 50 से खींच रहा है, तो ये इसको इक्वल एंड ऑपोजिट कितने से खींचेगा, 50 प्लस 20 उसके ऊपर पहले से लग रहा है इस तरफ। तो इसको ये 50 से खींच रहा है, तो इसको ये 50 से खींचेगा, प्लस 20 एक्सटर्नली लग रहा है। तो टोटल कितना लग रहा होगा इस तरफ, 70। टोटल कितना लगेगा, 70। वैसे ही 10 तो इसको इस एंड में लग ही रहा है इस तरफ, प्लस ये 60 से इसको खींच रहा है, तो ये इसको 60 से खींचेगा, तो 60 प्लस 10 70। सब बैलेंस हो गया कि नहीं हो गया बच्चों? सबका लेंथ पता है, यंग्स मॉडुलस पता है, और हमको फोर्स भी पता चल गया, जितना उनके बैलेंस फोर्स लग रहा है। तो क्या निकालेंगे, सबका डेल्टा L1, डेल्टा L2, डेल्टा L3 तीनों का क्या निकालेंगे, एलोंगेशन, और फिर सम कर देंगे तो क्या निकल जाएगा आंसर। जल्दी निकालिए फटाफट। Maybe the night takes all the night close show, all the night close show. ये मैकेनिक्स समझ में आया ना बच्चों, एनएलएम फ्री बॉडी समझ में आया ना कैसे बनाए? ठीक है, तो फ्री बॉडी कैसे बनाते हैं बच्चों, एक तो लगने वाला फोर्स होता है एक्सटर्नल, प्लस जो रिएक्शन फोर्स होता है। निकला डेल्टा L1, डेल्टा L2, डेल्टा L3, 45, 35 और 50 इंटू 10 का पावर -8। सही, फोर्स किलो में लिया ना, 10 का पावर 3 से मल्टीप्लाई किया कि नहीं? चलिए आगे। ठीक है, तो ये बच्चों आपका होमवर्क है। आप ये जानते हैं ना बच्चों, अभी इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, 0, तो टेंशन क्या लगेगा, अलग। जब ऐसा सिंपल केस हो तब ये एक एक्सेलरेट कर रहा है, एक ऊपर एक्सेलरेट कर रहा है, तो टेंशन अलग होता है ना लटने वाले केस से। अब ये W माइनस टी बराबर mg ऐसा करके, और ये T माइनस डब्ल्यू बराबर mg करके, A बराबर ma करके सॉल्व करके T और A निकालते हैं, तो टेंशन यहाँ पर अलग आएगा। फिर टेंशन के हिसाब से इसका लेंथ L/2 है, तो हम लोग फिर क्या सॉल्व करेंगे, इसको अलग से सॉल्व करेंगे। तो ये आपका होमवर्क है बच्चों, ऐसे वाला सवाल आप बना लीजिएगा, मेरे को बताइएगा क्या आंसर है। ठीक है, अगला ये बच्चों इंपॉर्टेंट है, लिखिए इंपॉर्टेंट, इसको समझते हैं। देखो अब मैं आपको
कब इंटीग्रेशन लगेगा ये बताने वाला हूं। जब एलोंगेशन निकालने के लिए क्या लगेगा, इंटीग्रेशन। ठीक है, देखिए एक रॉड है बच्चों, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया, लेंथ L एंड हैज अ वेट। अभी तक जितने भी रॉड थे, जितने भी वायर थे, जितने भी वो थे मेंबर्स थे, जिसमें अपन लोग क्या निकाल रहे थे, एलोंगेशन निकाल रहे थे या यंग्स मॉडुलस निकाल रहे थे या स्ट्रेस निकाल रहे थे, जो भी चीज निकाल रहे थे सब मासलेस थे। सब क्या थे, मासलेस। लेकिन अभी मासलेस नहीं है। ठीक, अब तो क्या बोला है, इज सस्पेंडेड वर्टिकली फ्रॉम अ फिक्स्ड सपोर्ट। तो ये फिक्स सपोर्ट है और इससे बच्चों हम लोग वर्टिकली रॉड को क्या कर दिए बच्चों, सस्पेंड कर दिए, है ना। रॉड का जो क्रॉस सेक्शन एरिया होगा वो दे दिया है बच्चों A, रॉड का जो लेंथ है वो दे दिया है बच्चों L, और आपका जो रॉड का जो वेट है वो क्या दे दिया है W, और यूनिफॉर्म है मतलब जो मास है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, अब इफ द मटेरियल ऑफ द रॉड इज होमोजेनस एंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज Y, then determine the total elongation produced in the rod due to its own weight. क्लियर है। अब बताओ ये मास वाला रॉड है तो क्या हर जगह टेंशन सेम होगा, हर जगह टेंशन अलग अलग होगा। अब देखते हैं कैसे इसको अप्रोच करेंगे। बच्चों बताओ ऊपर से एलिमेंट लूं कि नीचे से लूं, क्यों नीचे से लूं, टेंशन जीरो है भाई, इसके नीचे तो कुछ नहीं है तो इस पॉइंट पे टेंशन क्या होगा, जीरो, और इस पॉइंट पे टेंशन मैक्सिमम होगा, इसीलिए मैं नीचे से ले रहा हूं। क्या से ले रहा हूं बच्चों, नीचे से। तो मैं क्या करता हूं, यहां से x डिस्टेंस ऊपर गया और एक छोटी सी पट्टी लिया जिसका थिकनेस कितना है, dx। तो अब ये छोटा सा मेंबर को देखो आप, ठीक है, ये छोटा सा मेंबर है, इसका लेंथ कितना है, dx। यंग्स मॉडुलस कितना है, y। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, a। ठीक है, अब इसमें टेंशन निकालते हैं बच्चों। तो याद है टेंशन कैसे निकालते थे, जितना पार्ट नीचे लटका रहेगा उतने का जो mg होगा उतना टेंशन लगता था। ठीक है, आ रही बात समझ। तो W है पूरे L लेंथ के लिए, W है पूरे L लेंथ के लिए, तो वेट पर यूनिट लेंथ या उसकी लैम्डा या डेंसिटी कितनी हो जाएगी, लीनियर मास डेंसिटी W बाय L। तो ये x लेंथ के लिए क्या होगा, अब सॉरी W बाय L इंटू एक्स। ये समझ में आया कि नहीं आया, पक्का, W बाय L इंटू एक्स। तो बच्चों अब इसको क्या लिखते हैं, अब इसको लिखते हैं, ये हो गया आपका टेंशन। क्या हो गया आपका, टेंशन। अब बताओ बच्चों अगर इस टेंशन के कारण इस मेंबर की लेंथ में थोड़ा सा इंक्रीमेंट आ जाता है तो वो छोटे से इंक्रीमेंट को बोलता हूं d del। क्या बोल रहा हूं बच्चों, d del, छोटा सा एलोंगेशन। अब बताओ हम लोग अभी इतना पढ़ते हुए हैं, एलोंगेशन बराबर क्या होता है, FL बाय AY। तो अब पूरे रॉड के लिए नहीं लगा रहे, इस छोटे से एलिमेंट में जो छोटा सा एलोंगेशन हुआ है उसके लिए लगा रहे। तो बच्चों मैं लिख सकता हूं क्या बताओ, d del बराबर f कितना लग रहा है इस पे टेंशन, W x बाय L इंटू L। इसकी लेंथ कितनी है, dx डिवाइडेड बाय a इंटू y। ये समझ में आएगी नहीं। तो बच्चों ऐसे ही खूब सारे एलिमेंट हैं जो 0 से लेके L तक चल रहे हैं, तो हर का जो छोटा छोटा d थीटा होगा उसको क्या करना पड़ेगा मेरे को, 0 से लेके L तक इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो टोटल एलोंगेशन कितना आ जाएगा बच्चों, डेल। कांस्टेंट चीज है W बाय LAY, इसको क्या कर दिए बाहर। x का इंटीग्रेशन dx के रेस्पेक्ट में क्या होता है बच्चों, x स्क्वायर बाय 2। तो x स्क्वायर बाय 2 है, L रखेंगे, L और 0 तो क्या आ जाएगा L स्क्वायर बाय 2। एक L से एक L कट गया तो क्या है बच्चों, WL बाय 2AY। ये बात समझ में आई कि नहीं, हाफ हो गया। अगर ये क्या रहता, मासलेस रॉड रहता और इसके एंड में एक W हम लोग फोर्स लगाते, ये मासलेस रहता और इसके एंड में एक W हम लोग क्या लगाते बच्चों, फोर्स, W फोर्स लगाते जो टेंसाइल स्ट्रेस प्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहा है, तो क्या होता, WL बाय AY सिर्फ होता। अभी लेकिन क्या हो गया उसका हाफ। बात समझ आ रही है, ठीक है। ये वैसे ही है बच्चों कि अगर आपको स्प्रिंग में x एलोंगेशन करना रहता है, कितना एलोंगेशन करना रहता है, या छोड़ो अभी नहीं बताता, जब एनालॉजी दोनों कंपेयर करूंगा तब बताऊंगा, अभी कंफ्यूज हो जाओगे। बाकी ये समझ में आएगी नहीं है, ठीक। चलिए अब
कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। मेरा पहले तो देख लेता हूं माइक चल रहा है कि नहीं चल रहा है, अभी बदल लेता हूं। हाँ बच्चों, कहाँ था मैं? हाँ, तो नोट बच्चों, तो इक्वेशन को विजुअलाइज कैसे करते हैं ताकि बच्चों आप शॉर्टकट लगा सकोगे। तो इक्वेशन को ऐसा लिख सकते हैं क्या, देखो W/2 कर दिए, क्योंकि WL/2AY था, W/2L/YA ऐसे कर दिए। तो ये सेम केस होता, क्या होता अगर सेम केस होता कि ऑब्जेक्ट का जो वेट है, अगर रॉड को मासलेस मान लो, रॉड को क्या कर लो, मासलेस मान लो, और उसके एंड में W/2 आप एक फोर्स लगा दो, एल लेंथ रॉड में W/2 क्या लगा दो, फोर्स लगा दो, तो ये उसी के बराबर होता है। ठीक है, तो अगर आपको जब भी यूनिफॉर्म रॉड देगा तो उसके मास को आधा कर देना और मान ला उतना जो फोर्स है वो एंड पे लग रहा है, उसके कारण मासलेस का एलोंगेशन कितना होता है, ऐसा। ठीक है, तो विच सजेस्ट दैट रॉड ऑफ यूनिफॉर्म मास इज इक्विवेलेंट टू अ मासलेस रॉड विथ अ कंसंट्रेटेड लोड इक्वल टू हाफ द वेट ऑफ रॉड एक्टिंग एट इट्स लोअर एंड। समझ में आया कि नहीं है? ठीक, और अगर बच्चों सिग्मा उसकी डेंसिटी दे दिया मटेरियल ऑफ रॉड, तो इक्वेशन को हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, हाफ रो जी एल स्क्वायर बाय वाई। अब ये कहां से आ गया, W क्या था बच्चों, वेट। वेट को कैसे लिखते हैं बच्चों, W बराबर mg। तो मास को क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम क्या होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू लेंथ। आ रही बात समझ में? तो m की जगह क्या लिखे, रो ए एल जी। ठीक है, अब उसको सब्स्टिट्यूट कर दिए तो क्या आया, रो ए एल जी इंटू एल बाय 2AY। तो ए से ए क्या होगा बच्चों, कट जाएगा, तो क्या आएगा, रो जी एल स्क्वायर बाय 2Y, जो कि दिया होगा, या हाफ रो जी एल स्क्वायर बाय वाई। तो ये भी चीज यूज करना। है ना, इससे ये भी पता चलता है कि एलोंगेशन रॉड का किसके प्रोपोर्शनल है। अगर डेंसिटी यूनिफॉर्म है, यंग्स मॉडुलस तो मटेरियल का कांस्टेंट ही रहता है, तो किसके प्रोपोर्शनल होता है, स्क्वायर ऑफ लेंथ। तो डायरेक्ट आप इस्तेमाल कर सकते हो इस चीज को। जैसे याद करो, रेजिस्टेंस में लेंथ चेंज होने से वॉल्यूम चेंज होता था, तो हम लोग एरिया जो रो एल बाय ए रहता था उसको भी ऐसे ही निकाले थे, एल स्क्वायर। अच्छा नहीं निकाला, अभी तो करंट पढ़े ही नहीं आप 11th में, सॉरी 12th में पढ़ते, सॉरी 10th में नहीं बताते हैं वो सब चीज। ये समझ में आया, बढ़े आगे, क्लियर है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। अब लिखो बच्चों नेक्स्ट चीज, अब ये मैं आप लोग को बनाने बोलूंगा, पहले अटेम्प्ट करना, ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो क्या लिखा है बच्चों, अ यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ L एंड मास M इज पुल्ड हॉरिजॉन्टली ऑन अ स्मूथ सरफेस विद अ फोर्स F। डिटरमाइन द एलोंगेशन ऑफ द रॉड इफ यंग्स मॉडुलस ऑफ मटेरियल इज Y। तो ये जो सोल्यूशन है बच्चों, इसमें भी इंटीग्रेशन लगेगा। आपके पास क्या है, एक M मास का L लेंथ का यूनिफॉर्म रॉड है, जिसके एंड में, एक एंड में फोर्स लग रहा है F। अभी तक क्या था, रेस्ट वाले रॉड को निकालते थे, दोनों एंड में फोर्स क्या लगता था बच्चों, सेम, या ऑब्जेक्ट रेस्ट पे ही रहता था, रॉड लटका हुआ है तो भी वो क्या पे रहता था, रेस्ट पे। अभी लेकिन F फोर्स लगा के उसको क्या कर रहे हैं, आगे ले जा रहे हैं। ठीक, अब बताओ इस एंड में फोर्स F लग रहा है, क्या हर पॉइंट पे फोर्स F लग रहा होगा, तो हर पॉइंट पे एलोंगेशन क्या होगा, अलग अलग। कभी ऐसा करना, आटे का एक लोई लेना बच्चों, और लोई को जैसे नॉर्मल आटा, सूखा आटा डाल के ऐसा अपने प्लेटफॉर्म में रखना, और आप खींचना चालू करना। क्या चालू करना, खींचना चालू करना, तो आपको दिख जाएगा कि ये आगे भी चल रहा है और एलोंगेट भी होते जा रहा है, और ये महसूस भी होगा कि हर पार्ट का जो एलोंगेशन है वो अलग अलग, क्योंकि हर पार्ट में जो टेंशन लग रहा है वो अलग अलग। आपको दिखेगा कि शुरू वाला पार्ट जो है वो ज्यादा पतला होगा, पीछे वाला पार्ट ज्यादा पतला नहीं होता। आ रही बात समझ में, क्योंकि टेंशन धीरे धीरे चेंज होता जाएगा। क्लियर है? चलिए आप इसको डिराइव करने की कोशिश करिए, इसका इक्वेशन बनाइए। चलिए maybe the night takes all the stars are closer, all the stars। इसके बाद और कितना क्वेश्चन बचा, एक हो गया, ये दो,
फिर ब्रेकिंग ऑफ वायर उसको कल पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। ब्रेकिंग ऑफ वायर को कल पढ़ेंगे बच्चों। आया बच्चों कुछ? वेट कहां से ले आए रे देवता? एफ लो है ना, वेट कहां से ले आए? वेट का कोई मतलब ही नहीं बच्चों इसमें। हॉरिजॉन्टल सरफेस से मूव कर रहा है ना, वर्टिकली थोड़ी मूव कर रहा है। वेट का कोई लेन देन नहीं है। अच्छा मेरे को ये बताओ, स्ट्रेस किस पार्ट में ज्यादा लगेगा? जहां पर जिस एंड में फोर्स लग रहा है या जिस एंड में फोर्स नहीं लग रहा है? स्ट्रेस कहां ज्यादा रहेगा? जहां फोर्स, धीरे धीरे स्ट्रेस कम होता जाएगा, हेंस स्ट्रेन भी कम होगा। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो बताओ आप एक्स कहां से लियो? पीछे से आगे से? पीछे से ही लोगे, क्योंकि जहां फोर्स 0 लग रहा है वहां से लोगे, ठीक है। चलिए बता देता हूं बच्चों, ये मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है, नहीं बताता बच्चों, मैं जा रहा, मैं घर जा रहा, बाय। हाँ वही तो आएगा, और क्या आएगा? तो एफ एल बाय 2ay, वही है ना, वही आएगा बच्चों, एफ एल बाय 2ay। क्लियर है बात? एफ एल बाय 2ay, वेरी गुड। देखो तो सपोज एफ फोर्स लग रहा है बच्चों, हम क्या जानते हैं बच्चों कि, हाँ हाँ वेरी गुड, तो इस एंड में फोर्स लग रहा है, तो इस तरफ स्ट्रेस क्या होगा? ज्यादा। इस तरफ स्ट्रेस क्या होगा बच्चों? ज्यादा। और जैसे जैसे पीछे जाते हैं स्ट्रेस क्या होता है? कम। ऐसा क्यों होता है मैं आप लोग को मैकेनिक्स थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं बच्चों। याद है अपन ने ऐसे डब्बे वाला प्रॉब्लम बनाते थे, कुछ याद है? ब्लॉक ऑन ब्लॉक प्रॉब्लम ऐसा बनाते थे, जो हॉरिजॉन्टल सरफेस में लगता था, और हम लोग बोलते थे देखो कि चलो यहां पर एफ फोर्स लगा रहे हैं, ये मास है m1, ये मास है m2, ये मास है m3। हम बोलते थे देखो यहां टेंशन लगेगा T2, यहां टेंशन लगेगा T1। अब हम ये जानते थे कि एक्सटर्नल फोर्स F है, ये T1 T2 तो इंटरनल फोर्सेस है, तो यहां भी जो अंदर में हर छोटे पार्ट में जो टेंशन लग रहा होगा वो सब इंटरनल है। एक्सटर्नल फोर्स कितना है? सिर्फ F। और पूरा मास कितना है? M। तो हम जानते थे बच्चों टोटल एक्सेलरेशन क्या होगा? F बाय M। इस केस में होगा कि नहीं होगा? जैसे इस केस में क्या होता था टोटल एक्सेलरेशन? F बाय M1 प्लस M2 प्लस M3, और सभी उसी सेम एक्सेलरेशन से आगे बढ़ेंगे। रॉड का हर एलिमेंट उसी एक्सेलरेशन से आगे बढ़ेगा। बात समझ में आएगी नहीं? लेकिन दिक्कत क्या है? सपोज इसको देखें, ये फोर्स लग रहा है F, इधर टेंशन लग रहा है T1, और ये A एक्सेलरेशन से आगे जा रहा है, इसका मास क्या है बच्चों? M1। क्या है मास? M1। वैसे बीच वाला, इधर लग रहा है T1, इधर लग रहा है T2, ये मास है M2, ये क्या मास है? M2, और ये भी जा रहा है A से, और ये मास है M3, ये भी जा रहा है A से, इसका क्या है? T2। तो बच्चों ये T2 टेंशन निकाल सकता हूं, T2 बराबर क्या होगा? M3 है। T2 बराबर क्या होगा? M3। अच्छा वैल्यू ले लेते हैं ताकि ना कंफ्यूजन मत हो। ये 1 2
3 किलो ऐसा ले लेते? नहीं नहीं, ऐसा नहीं लेते, नहीं तो आप लोग बोलोगे, गाली दोगे। सबका ले लेते हैं 2 किलो, और फोर्स को ले लेते हैं बच्चों 6 न्यूटन, मान के चलो, ठीक। तो एक्सेलरेशन सबका सेम कितना होना चाहिए? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो इसको टेंशन उतना ही लगेगा ताकि ये 2 किलो का मास है, कितने से एक्सेलरेट करे? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। तो बच्चों T2 कितना होगा? मास इनटू एक्सेलरेशन, मतलब कितना? 2 न्यूटन। आ रही बात समझ में? अब इसका देखो, अब ये 2 किलो को इधर तो 2 न्यूटन पीछे खींच रहा है, और ये कितना लगेगा हमको नहीं पता कितना लगेगा, लेकिन 2 किलो का एक्सेलरेशन कितना रहना है? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो नेट एक्सेलरेशन कितना रहना है? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इधर कितना लगेगा? 4 न्यूटन। तो इसको खींच रहा है 4 से, तो इसमें कितना टेंशन लग रहा है? 4 न्यूटन। इसमें ये इसमें 6 आगे लग रहा है, 4 पीछे लग रहा है, 6 4 2 इंटू 1 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बात समझ में आएगी नहीं? पक्का क्लियर है? तो आप देखते जा रहे हैं, एक जिस एंड में फोर्स लगा रहा हूं उस तरफ फोर्स बढ़ा है, जैसे जैसे दूर जाते जा रहा हूं टेंशन क्या आते जा रहा है बच्चों? कम। और इस एंड में टेंशन क्या हो गया? 0। क्लियर है? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक, अब इसको मिटाते हैं। अब बच्चों गौर करो कि यहां पर जो फोर्स है वो क्या लगेगा? 0, और L पर फोर्स क्या लगेगा? F। क्लियर है? तो मैं बोलता हूं यहां से x डिस्टेंस, यहां से लिया मैं, जहां 0 रहता है वहां से लेना अच्छा लगता है मुझको। एक टुकड़ा लिया बच्चों एलिमेंट का, जिसका थिकनेस कितना है? dx, एरिया a है, y है, लंबन जो भी है वो सब चीजें हैं। तो बच्चों इसमें जो टेंशन F डैश लगेगा, क्या वो होगा F बाय L इंटू एक्स? बताओ, इस एंड से लेना हो तो। बात समझ में आई कि नहीं है? उस एंड से लूंगा तो अलग हो जाएगा, इससे जहां 0 है वहां से लेते चलते हैं, ठीक है। अब तो ये आ गया बच्चों वो। अब इसमें F फोर्स इतना लग रहा है, तो इसका छोटा सा d डेल, छोटा सा एलोंगेशन क्या होगा? FL बाय AY। तो F कितना है बच्चों? F बाय L इंटू एक्स। लेंथ क्या है बच्चों इसका? dx। नीचे क्या आएगा बच्चों? AY। इंटीग्रेशन का होगा 0 से L तक, सेम चीज है। तो यहां पर डेल का वैल्यू क्या आ जाएगा बच्चों? FL बाय 2AY। समझ में आया कि नहीं आया? तो हम ये बोल सकते हैं क्या? देखो, क्या मैं ये बोल सकता हूं कि अगर बच्चों एक रॉड है जिसमें सिर्फ एक एंड में F फोर्स लग रहा है, इट इज सिमिलर टू अ रॉड एट रेस्ट ऑफ सेम लेंथ, रॉड एट रेस्ट ऑफ सेम लेंथ, जिसमें दोनों तरफ F/2 और तो F/2 से एलोंगेशन कितना होगा? F/2 L/AY। बात समझ में आई कि नहीं है? क्लियर है? तो ऐसे क्वेश्चन को इंटीग्रेट करके ना बना के ऐसे भी बना सकते हो, वर्टिकल क्वेश्चन को इंटीग्रेट ना करके वैसे भी बना सकते हो कि वेट का आधा नीचे में लगा दिए और मासलेस मान ली। समझ में आ रहा है? पक्का? इससे क्या होगा बच्चों कि आप कॉम्बिनेशन वाले सवाल बना पाएंगे, कॉम्बोज बना पाएंगे। कैसे कॉम्बो? देखो, इधर लग रहा है 50 न्यूटन, इधर लग रहा है 30 न्यूटन, बताओ रॉड किधर जाएगा? 20 न्यूटन नेट फोर्स लग रहा है इधर, 20 न्यूटन नेट फोर्स लग रहा है इधर, तो क्या कर दो? 10 बांट दो, 10 L/AY लगा दो, क्या जाएगा? समझ में आया कि नहीं है? पक्का? क्लियर बात? तो नेट फोर्स निकाल लो जिस तरफ जा रहा है, इंटीग्रेट करोगे तो भी वही आंसर आएगा। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? पक्का? तो ये चीज आप याद रखें। क्या हो गया सूर्यांश, किसको सहला रहे हो? इधर देखो बेटा, ठीक है? तो ये चीज याद रखना, ये अगर एक एंड में F फोर्स लग रहा है, इट इज सिमिलर टू दोनों एंड में क्या फोर्स लग जाए? F/2 और F/2। ठीक है, नोट कर लीजिए इस चीज को। अब अगली क्लास में बच्चों हम लोग पढ़ेंगे ब्रेकिंग स्ट्रेस के बारे में, और ब्रेकिंग स्ट्रेस के बाद वो जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनता है एक डक्टाइल मटेरियल के लिए और एक उसके क्या बोलते हैं ब्रिटल मटेरियल के लिए, कांच वांच के लिए कैसे बनेगा वो देखेंगे। और अगली क्लास में ये भी देखेंगे कि बाकी दो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का क्या इंपैक्ट होता है, बल्क मॉडुलस के बारे में भी उसके भी सवाल बनाएंगे, और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ठीक है, तो वो सबके भी सवाल बनाएंगे। फिर लास्ट पार्ट में स्ट्रेस स्ट्रेन का जो एनर्जी, भाई जब आप किसी चीज को डिफॉर्म करते हैं तो उसका डायमेंशन चेंज हुआ, अब आप उसको डिफॉर्मेशन यानी डिफॉर्मिंग फोर्स हटा देते हैं तो वापस रिस्टोर हो जाता है, तो कोई तो एनर्जी रहती होगी ना जो रिस्टोर करती होगी।
ठीक, तो उसको बोलते हैं स्ट्रेन एनर्जी। जब भी कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेन में आता है तो उसमें क्या स्टोर हो जाती है बच्चों, एनर्जी। जैसे स्प्रिंग को खींचते हैं तो उसमें कौन सी एनर्जी होती है, स्प्रिंग एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। वैसी एक पोटेंशियल स्ट्रेन एनर्जी होती है हर मेंबर में जब वो डिफॉर्म होता है, तो उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, उसको कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आई? तो बच्चों एक डेढ़ दिन का और टॉपिक बचा है, फिर ये चैप्टर क्या हो जाएगा अपना खत्म। यहाँ तक समझ में आया सबको, फॉलो किए, ऊपर से तो नहीं गया, सवाल सब समझ में आ रहा है? ठीक है। वैसे अगर आप चाहें ना तो ब्रेकिंग ऑफ वायर मतलब आपको एक ब्रेकिंग स्ट्रेस का वैल्यू दे देगा, उससे ज़्यादा स्ट्रेस लगाओगे तो वायर क्या होगा, टूट जाएगा बेसिकली। तो आपको उससे रिलेटेड ऐसा क्वेश्चन पूछेगा कि कितने स्ट्रेस पे हड्डी टूटता है तो इतना स्ट्रेस लगता है, तो आप कितना दौड़ सकते हो, चल सकते हो, कितना टांग को तोड़ सकते हो, ये सब ऐसा सवाल टाइप का आपको पूछेगा। ठीक है, क्लियर है? और फिर आपको वो भी बताऊंगा कि स्प्रिंग और इसमें इसको कैसे कंपेयर करके दोनों सवाल को एक जैसे सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि स्प्रिंग का तो हम लोग हर चीज बना चुके हैं। ठीक है, तो स्प्रिंग में कन्वर्ट करके कैसे सॉल्व करना है वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। ओके, मिलते हैं बच्चों।